हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं, हम करेंगे वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी का मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन भी। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फोनोलॉजी से या वर्ण विन्यास से, वो सारे इस एक ही टेस्ट में सम्मिलित किए गए हैं। आप अपने आंसर लगा सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको दो इमेज दिखाऊंगा जो आपका एक तरह का रिवीजन का काम करेंगी। ठीक, तो जिसमें पहली इमेज है हमारी, सबसे जो पहली इमेज दे रखी है वो ये वाली है। ठीक है, इसमें क्रम संख्या, वर्ण, उच्चारण स्थान और वर्ण का नाम दे रखा है। तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह, अ कंठ से बोले जाएंगे, और इ, च, छ, ज, झ, ह, य, श तालु से बोले जाते हैं। रिश, रे, रे, ट, ठ, ड़, ढ़, ढ, र, श मूर्धा। इसके अलावा त, थ, द, ध, ल, श दंत, और अ, उ, प, फ, ब, भ होस्ट, व होस्ट और दांत दोनों। इसके अलावा ए कंठ से बोला जाता है तालु से। अ कंठ और तालु, और अंग, न, म सब नासिक हैं। इनको आप बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप बोलेंगे तो आपको अपने मुंह में चेंज देखना है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखो, उच्चारण स्थान और वर्ण का नाम अलग अलग होता है। जैसे कंठ, वर्ण का नाम होगा कंठ्य। तालु, वर्ण का नाम होगा तालव्य। मूर्धा, वर्ण का नाम होगा मूर्धन्य। ठीक है, हम पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ ये रिवीजन के तौर पर आपको दो इमेजें दिखाई जा रही हैं। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, ये वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले श्वास नली होती है ना। श्वास नली के बाद स्वर तंत्र, जीव। ठीक, जीव, उसके बाद होठ आएगा, ओष्ठ, दांत, वत्स। वत्स कहते हैं मसूड़ों को। कठोर तालु और मूर्धा। कोमल तालु जो पीछे वाला होता है, और कंठ होता है। इन सभी से क्या करते हैं, हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टेस्ट बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है इसका ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा अक्षर और चौथा शब्द। तो सही उत्तर होगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 2। ध्वनि के मेल से बनते हैं। ध्वनि के मेल से क्या बनते हैं। ध्वनि के मेल से ध्वनि बनेगी, वर्ण बनेगा, अक्षर या शब्द। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला यानी वर्ण। वर्ण हमेशा ध्वनि के मेल से बनते हैं। अगला, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न की जा सके, जिसके टुकड़े न, ये नहीं आएगा, न किए जा सके, क्या कहलाती है। यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, क्या कहलाएगा वो, वर्ण। तो इसका बी वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलें, वर्णों का समूह क्या कहलाता है। वर्णों का समूह अक्षर कहलाएगा, वर्णमाला, अक्षरमाला या शब्दमाला। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका सही उत्तर होगा वर्णमाला। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। 9 है, 12, 11 या 7। बताओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला यानी 11। कितनी है, 11। ठीक, आगे चलें। हिंदी वर्णमाला को बांटा गया है 5 भाग में, 3 में, 2 में या 6 भाग में। हिंदी वर्णमाला को टोटल कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें निम्नवत हैं
स्वर, अयोग्यवाह, व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक, आगे चलें। अगला है हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह क्या होते हैं? कितने होते हैं? अयोग्यवाह कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला, यानी 2। अयोग्यवाह जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें अंग और आ यानी छोटी अंग और बड़ी अंग की ये दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 8। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं? तो ऑप्शन है 39, 52, 33 या 11। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला 39। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 39, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से 5 क वर्ग में, 5 च वर्ग में, 5 क वर्ग, 5 च वर्ग, 5 ट वर्ग, 5 ही त वर्ग में है और 5 ही प वर्ग में है। 4 ये हैं यर लव, और 4 हैं आपके श, स, श और ह। ठीक, अगला अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? दूसरा वाला। आगे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 10। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को कितनी जगह बांटा गया है? उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को कितनी जगह बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 जगह। कितनी जगह बांटा गया है? 2 जगह बांटा गया है। ठीक, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 2 जगह बांटा गया है, जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर और व्यंजन। अगला, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती, उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलेगी, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें स्वर कहा जाता है। बिना किसी रुकावट के हवा बाहर निकलेगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा, ये ध्यान रखना है। स्वरों में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? स्वरों में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन 2 है, या 3 या 4 या 5। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 3। स्वरों में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। आगे क्वेश्चन नंबर 13। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं। सबसे कम समय लगने वाले क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, सही आंसर है इसका ए वाला, हर्ष स्वर। जिसमें कम समय लगेगा उसे क्या कहेंगे हम? हर्ष स्वर कहेंगे, जिसमें छोटा, छोटी, ऊ और रे होता है। अगला, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना, ये तुलना नहीं है, दुगना है, दोगुना समय लगेगा, उन्हें क्या कहेंगे? जिनमें तुलना में दोगुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं, लिखा हुआ हो पहले से ही, तो उन्हें कहेंगे बेटा दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा, बड़ी, ऊ, ए, ओ और ओ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, आगे चलें। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से की तुलना में तिगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहेंगे? 3 गुना समय लगेगा, तो इसे कहेंगे हम लुप्त स्वर। लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें जैसे लुप्त स्वर, ये स्वर हो गया। लुप्त स्वर को लिखने के लिए संस्कृत के स्वर के साथ 3 का अंक लिखा जाता है, जैसे ओम, राखी। तो ये इन स्वरों का प्रयोग पुकारते समय या गीत गाते समय किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 से। ये पुकारते समय या गीत गाते समय इनका प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए, आगत स्वर कौन से होते हैं? आगत स्वर कौन से होते हैं? तो इनमें से आगत जो स्वर है वो कौन सा है? ये वाला अ, जो अ ये लिखा हुआ है, ये हमारा आगत स्वर है, ध्यान रखना।
अगला देखिए, एक आगत स्वर है, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे बॉल, कॉलेज, हॉल, डॉक्टर, चौक, कॉफ़ी, ऑफिस आदि। अगला है, वॉल और बॉल में किस स्वर की मात्रा का अंतर है? तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, उत्तर क्या हो जाएगा? आगत। ठीक, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। बाल अगर कहें तो बच्चा होता है, बॉल कहें तो गेंद होता है, कॉफ़ी पेय पदार्थ होता है, काफ़ी बहुत अधिक होता है, हॉल बड़ा कमरा, और हाल मतलब तबीयत। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला, जिस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, कौन सा वर्ण है किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा छोटा अ। छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मात्रा दे रखी है, जैसे छोटे अ की तो कोई मात्रा होगी नहीं, बड़े अ के लिए डंडा लगाएंगे, छोटे के लिए सामने से मात्रा लगाई जाती है, आपको पता होगा। बड़े के लिए इस तरीके से मात्रा लगाई जाएगी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया हमारा, और अंत में अगर आपको ऋषि के लिए लगाना है तो नीचे ऐसे लगाते हैं। छोटी ए के लिए एक मात्रा लगती है, बड़ी ए के लिए दो मात्रा लगती हैं, छोटे ओ के लिए एक डंडा और एक मात्रा, बड़े ओ के लिए एक डंडा दो मात्रा, और ये अनुस्वार कहते हैं इसे, और अंत में विसर्ग। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, किस स्वर की मात्रा सभी व्यंजनों में पहले से निहित होती है? किस स्वर की मात्रा सभी व्यंजनों में पहले से निहित होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए वाला। अ की मात्रा सभी व्यंजनों में पहले से निहित होती है, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पर अ की मात्रा सभी स्वरम व्यंजनों में सभी व्यंजनों में पहले से निहित होती है। बगैर अ के इन व्यंजनों को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। अगर अ को हमें हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा। तो इन सभी में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसमें से अ को अलग हटा दिया गया है। ठीक, आगे देखो, रे की मात्रा का प्रयोग किसके साथ नहीं किया जा सकता? तो रे की मात्रा के प्रयोग के लिए कुछ ग्रुप है जिसके साथ हम रे की मात्रा नहीं कर सकते, और इसमें है हमारा चौथा वाला, ट, ढ, ड़, ढ, ज और र के साथ हम कभी भी रे की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ओ और ऊ की मात्रा कहाँ लगती हैं? और ओ और ऊ की मात्रा कहाँ लगती हैं? 21, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी वाला, र के बीच में। कहाँ लगेंगी? र के बीच में। ये बार उत्तर सही है। शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में, व्यंजन के बाद में, ऐसा कुछ नहीं, तो र वाला सही है हमारा, र के बीच में लगती हैं। ठीक, अब देखो ये ध्यान से, अगला प्रश्न पूछ रहा है र और छोटे ऊ में कौन सा शब्द बनता है? तो ये वाला बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों तो बनेंगे नहीं, तो इसमें भी ये वाला बनेगा, ए वाला। कौन सा उत्तर सही है? फर्स्ट वाला। ठीक, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23, र और बड़े ऊ से कौन सा शब्द बनेगा? तो अभी हमने देखा ये वाला तो छोटे से बनना था, तो ये बड़े से बनेगा। दोनों में अंतर है, र में अगर अंदर से आप मात्रा लगा रहे हैं तो छोटा ऊ, और र में इस तरीके से अगर मात्रा लगा रहे हैं आप इस तरीके से, तो बड़ा ऊ, ये ध्यान रखना है। चलें, अगला 24 नंबर, श के साथ र शब्द की मात्रा जुड़ने पर क्या बनता है? श के साथ रे की मात्रा जुड़ने पर बनेगा ऐसे, शिरा, शिरा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 25, श्र की मात्रा किस प्रकार की मात्रा होती है? श्र की जो मात्रा होती है वो किस प्रकार की होती है? स्वर मात्रा होती है। कैसी मात्रा होगी? स्वर मात्रा होगी, ये ध्यान रखना है। अगला, रो बनने के लिए किसका प्रयोग होता है? 26वां, इसका आंसर आप बता सकते हैं, पहला वाला होगा, र और छोटा ऊ। बड़ा ऊ अगर होता तो बड़े ऊ को हम इस तरीके से लिखते, पहले ये डंडा सा, फिर ऐसे, ये बड़े ऊ का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, रू बनने के लिए किसका प्रयोग होगा? ये बड़े रू वाला आ गया, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं,
बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ अंग और बड़ी अंग को क्या कहा जाता है? तो इनको हम क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है हमारा अयोग्यवाह। क्या कहेंगे? अयोग्यवाह। क्वेश्चन नंबर 20, अयोग्यवाह किन के बाद बोले जाते हैं? अयोग्यवाह किन के बाद बोले जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमेशा ये वाले जो है वो स्वरों के बाद बोले जाएंगे। किसके बाद बोले जाएंगे? स्वरों के बाद। अगला देखिए, अ और अंग को स्वर क्यों नहीं कहा जाता? अ और अंग को स्वर क्यों नहीं कहा जाता है? ये दोनों स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं, अभी आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, ये स्वर के साथ बोले जाते हैं, इनका खुद का स्वतंत्र उच्चारण नहीं है। अगला, अयोग्य भाग क्या नहीं होते हैं? केवल स्वर, केवल व्यंजन, न स्वर न व्यंजन, या केवल मात्रा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ये ना स्वर है ना ही व्यंजन है, ना स्वर है ना व्यंजन है। अगला 32, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा अनुस्वार। अनुस्वार, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 33, अनुस्वार को किस चिन्ह से लिखा जाता है? अनुस्वार को किस चिन्ह से लिखेंगे? तो छोटी अंक की बिंदी से। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 34, अनुस्वार किसके ऊपर लगाया जाता है? वर्ण के नीचे, वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में, वर्ण के बीच में, वर्ण के बाद। तो इसका सही उत्तर है बी वाला, वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में अनुस्वार लगाया जाता है। बंदर शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? बंदर शब्द में, तो बंदर में जो क्या लगा है? अनुस्वार लगा है, ध्यान रखना है। क्या लगा है? अनुस्वार। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, पंचम वर्णों के स्थान पर सुविधा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पंचम वर्णों के स्थान पर सुविधा के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो इसका हो जाएगा बी वाला, यानी अनुस्वार। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्न में से पंचम वर्णों का सही समूह कौन सा है? पंचम वर्ण कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका डी वाला, र, ण, न और म, ये पंचम वर्ण में आते, ध्यान रखना है। र, दीवल, न, म, ये सब में अंत में आते हैं और पंचम वर्ण में आते हैं, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती है? अनुनासिक अभी बताया था, तो अनुनासिक में कहाँ से निकलेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नाक और मुंह से, नाक और मुंह से। अगला चलें, प्रश्न संख्या 39, अनुनासिक को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुनासिक को लिखते समय, तो अनुनासिक को चंद्रबिंदी से लिखते हैं। वो अनुस्वार होता है या अनुनासिक है? ठीक, चंद्रबिंदी से लिखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिक का उदाहरण है? चांदनी। ठीक, देखो, अनुस्वार, अनुस्वार में बिंदी और अनुनासिक में चंद्रबिंदी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 41, शिरोरेखा पर मात्रा होने का किसका उच्चारण होता है? शिरोरेखा पर मात्रा होने का किसका उच्चारण होता है? तो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होने पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हल चिन्ह का। किसका उच्चारण होगा? हल चिन्ह का। शिरोरेखा पर मात्रा होने पर किसका उच्चारण होगा आपका? हल चिन्ह का, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 42, मैं है नहीं जैसे शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? मैं है जैसे शब्दों में किसका हुआ है? तो हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? हल चिन्ह का। आगे चलें,
विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? ह के समान होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ह के समान। अगला देखो, विसर्ग को लिखते समय कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो विसर्ग को लिखते समय हम लगाते हैं ये 2 बिंदी, ये विसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा अनुस्वार विसर्ग। अगला है कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग का उदाहरण है? तो इसका पहला वाला हो जाएगा अंतः। अंतः में ये लगा हुआ है तो इसको ह बोलते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा विसर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय किसका प्रयोग होता है? स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय किसका प्रयोग होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी वाला, हल चिन्ह। हल चिन्ह का प्रयोग होता है अगर स्वर रहित व्यंजन लिखना है तो। अगला चलें, निम्न में से कौन सा शब्द समूह हल चिन्ह का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द समूह हल चिन्ह का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी लिखते समय हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, मिट्टी। तो इसमें हलंत लगाएंगे, फिर दोबारा से ऐसे लिखा जाएगा, तो मिट्टी। पहला वाला उत्तर एकदम सही है। ठीक, आगे चलते हैं। ये व्यंजन है आपके पास, तो व्यंजन को पढ़ लेना है। व्यंजन में ये वाले आएंगे, ध्यान रखना है। मेन हमारा क्राइटेरिया यहाँ से लेकर ये वाला है, ये वाला, तो ये व्यंजन में आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फ वर्ग। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे देखिए, क से म तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? क से लेकर म तक के व्यंजनों को क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजनों में कुल कितने वर्ग होते हैं? स्पर्श व्यंजनों में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो 5। कितने वर्ग होंगे? टोटल 5 वर्ग होते हैं, आपने ऊपर पढ़ा अभी। अगला है, इस प्रत्येक स्पर्श व्यंजन कितने व्यंजन होते हैं? प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5। 5 25 हो गए टोटल। अगला देखिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 4। 4 हमारे कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना है। अगला, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो क, र, प, म, इनमें से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका र। र जो है वो अंतस्थ व्यंजन होता है, ध्यान रखना है। र कैसा होता है हमारा? अंतस्थ व्यंजन। आगे चलें, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4। कितने होंगे? 4। ठीक, अगला है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? 100 वाला। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये हमारे कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन। किस तरीके के? अंतस्थ व्यंजन ही ध्यान रखना है। अगला देखिए, श, स, ह, ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, ऊष्म व्यंजन। कैसे हैं? ऊष्म व्यंजन है, ध्यान रखना है। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर। अगला देखिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती उन्हें कहेंगे हम अल्प प्राण व्यंजन। क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन। अगला, जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन महाप्राण होता है? प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन महाप्राण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। दूसरा जो है वो कैसा होगा? महाप्राण होगा, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन महाप्राण होता है? प्रत्येक वर्ग का, अब वर्ग पूछा जा रहा है।
तो वर्ग का जो होगा वो कौन सा होगा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलें, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है, तो ध्यान रखना है दूसरा और चौथा महा है, तो दूसरे और चौथे नंबर पर नहीं आना चाहिए, है ना। तो जितने भी आपको अक्षर याद हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका, सी वाला क, क्योंकि क पहले पे नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा ख, तो ख होगा, क नहीं होगा, ये वाला हमारा गलत है। अगला चलें, अल्प प्राण व्यंजन क है। निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है, अब दूसरे नंबर वाला बताना हमें, है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा हमारा, सी वाला घ, घ जो है वो महाप्राण व्यंजन होता है। अगला देखिए, क ख हटा दिया, ग है, ड़ हटा दिया, ड, किस प्रकार के व्यंजन है, तो ध्यान रखना ये किस प्रकार के हैं, अल्प प्राण व्यंजन है, क्योंकि इसमें से दूसरा और चौथा गायब है। ठीक है, अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, ख और घ किस प्रकार के, अब देखो जो वहाँ छोड़ दिए थे वो यहाँ हैं, तो इसीलिए कौन से होंगे, महाप्राण होंगे। कौन से व्यंजन है, महाप्राण। अगला चलें, अगला हमारा निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। अब महाप्राण की फिर बात आ रही है, तो महाप्राण में ध्यान रखना है ऐसे करके जो होती है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये दूसरा और ये वाले महाप्राण होते हैं, यानी दूसरे वाले और चौथे वाले। तो 19 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला भ, वह एक महाप्राण व्यंजन है, ध्यान रखना है। अगला, च झ ड किस श्रेणी में आते हैं, तो ये तीन है, जाहिर सी बात है तीन अगर दे रखे हमेशा तो आपको अल्प प्राण ही लगाना है। महाप्राण में 2, अल्प प्राण में 3 का जोड़े होते हैं। जिन स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे, उच्चारण स्थान। ये कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, उच्चारण स्थान। अगला देखिए, क से लेकर ड तक उच्चारण किस स्थान से होगा, तो ये पहला है, पहली सीरीज का कहाँ से होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा कंठ से। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, कंठ से बोलना शुरू करेंगे। देखिए अगला, च वर्ग, च वर्ग किस प्रकार का है, च वर्ग प्रकार वर्ण जो है वो किस प्रकार का वर्ण है, तो मैंने आपको बताया था इनके नाम और वर्ण अलग अलग होते हैं। तो 23 का हो जाएगा वी, तालव्य, और उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से। उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से, है कैसे, तालव्य, ध्यान रखना है। आगे देखिए, ट से ड़ तक उच्चारण कहाँ से होता है, तो पहले कंठ, फिर तालु, कंठ तालु, कंठ तालु। अब किसका नंबर आएगा 24 में पे, तो ए, मूर्धा, मूर्धा किससे होगा, मूर्धा से होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 25, त से लेकर न तक किस प्रकार का वर्ण है, तो त से लेकर न तक, तो कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा के बाद अगला कौन सा आएगा, तो 25 में का ए वाला है, दंत्य, दंत्य है। ठीक, आगे चलें, प्रश्न संख्या 26, प से लेकर म तक का उच्चारण किस स्थान से होता है, प से लेकर म तक, प से लेकर म तक किस में होगा, तो पहले क्या था, कंठ था, फिर तालु था, फिर मूर्धा था, है ना। अब सबसे, और दंत, दंत के बाद में सबसे कहाँ आ गए हम, बाहर आ गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। और जैसे भी प बोलेंगे तो ओठ चिपकते हैं इसमें, प, ध्यान रखना है। ठीक, अगला समझ में आ गया। देखिए अब आते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन, य र ल व किस श्रेणी में आते हैं, तो अब ध्यान रखना है, हमारा कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया और दंत हो गया, उसके बाद ओष्ठ हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है, कंठ हो गया, उसके बाद हो गया तालु, फिर मूर्धा, फिर आपका दंत और फिर ओष्ठ, ये तो हो गए। तो 27 में का सही उत्तर होगा अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अगला, श से लेकर ह तक किस प्रकार का वर्ण है, तो उसने ऊष्म वर्ण कहते हैं, आपको पता है कैसे कहते हैं, ऊष्म। ऊष्म मतलब इनमें, इन्हें बोलने पर ऊष्मा निकलती है, तो इसीलिए क्या कहेंगे इन्हें, ऊष्म कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, छोटे आ और बड़े आ को बोलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कंठ, ये वाला। ठीक है, अगला चलें, प्रश्न संख्या 30, कंठ और तालु से उच्चरित वर्ण को क्या कहते हैं, कंठ और तालु से, कंठ और तालु दोनों से मिलाकर जब वर्ण का उच्चारण होगा तो इसका सही उत्तर होगा कंठ तालव्य। क्या होगा, कंठ तालव्य होगा, ध्यान रखना है। अगला, प्रश्न संख्या 31, अ और ई का उच्चारण स्थान कहाँ होता है,
और ई का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, तालु। कहाँ होता है? तालु पर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 32, छोटा ऊ बड़ू का उच्चारण स्थान कहाँ है? उ ऊ 32। तो इसका सही है सी, ओस्ट से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? ओस्ट से बोला जाएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ है? किस स्थान से उच्चारित होते हैं? ए ए ए ए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का ए वाला, कंठ और तालु से। किससे? कंठ और तालु से, ध्यान रखना है। अगला, अ और ओ किस स्थान से उच्चारित होते हैं? अ और ओ। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कंठ से। किससे? कंठ से। अगला चलें, ऋषि का रे का उच्चारण स्थान क्या है? रे का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? आपका सी, कंठ और मूर्धा। कंठ और मूर्धा से बोला जाता है। प्रश्न संख्या 36, श किस स्थान से उच्चारित होता है? श श श। तो श जो शब्द आप जब बोल रहे हैं तो इसका सही उच्चारण कहाँ है? स। श जो है स श श। तो इसमें तालु का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला चलें। अगला प्रश्न क्या है? श का उच्चारण किस स्थान से होगा? श। तो श का जो सही उत्तर है वो आपका मूर्धा से। किससे होगा? मूर्धा से होगा, ध्यान रखना है। अगला, ह का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ह तो ह का उच्चारण स्थान कहाँ पहुँच गया? कंठ में। दोबारा से कहाँ पहुँच गए हम? कंठ में। कंठ से शुरू किया, कंठ पर ही पहुँच गए। छोटा भी कंठ से बोला जाता है। और अंग, छोटे अंग बड़े अंग का उच्चारण किस स्थान किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा नासिक से। नासिक से संबंधित है, नासिका, नाक। अगला, नासिक्य वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिक्य। तो नासिक्य कहाँ होगा? नासिका। नासिक्य क्या होगा? नासिका होगा, ध्यान रखना है। अगला, उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन वर्णों को क्या कहेंगे? तो अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, क। अगला देखिए, क ख च झ किस प्रकार के वर्ण हैं? क ख च और झ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका बी वाला, यानी अघोष। ये सब कैसे होंगे? अघोष होंगे, ध्यान रखना है। अगला, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? कौन अघोष वर्ण है? तो 44 का सही उत्तर है आपका प। प जो है वो अघोष वर्ण होता है। आगे देखिए, श स स किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये कौन से होते थे? ऊष्म होते थे, लेकिन सघोष है अघोष है उसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अघोष है। किस तरीके के हैं? अघोष है, ध्यान रखना है। अगला, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां में कंपन होता है वो क्या कहलाएंगे? सघोष। क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। अभी सघोष सघोष चल रहा है। तो निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा होगा? देखो, क तो नहीं होगा, क हमने पहले ही करा था। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी ग। कौन सा होगा? ग वाला। आगे चलें, प्रश्न संख्या 48, दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन, दो व्यंजन मिलेंगे और व्यंजन ही बनेगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? तो संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे, ध्यान रखना है। जैसे अब देखो, छ जो होता है ये कैसा व्यंजन है? किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। त्र किस प्रकार से मिलकर बना हुआ है? तो त और र से मिलकर बना हुआ है। किससे? त और र से। ज्ञ किससे मिलकर बना हुआ है? ज्ञ। तो ज और दीवल से मिलकर क्या बना हुआ है? ग ज्ञ बना हुआ है। ये सब संयुक्त व्यंजन है। श्र, श्र किससे मिलकर बना हुआ है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, श और र से श्र बना हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 53, वर्णमाला के अंत में
लिखे जाने वाले संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? वर्णमाला के अंत में लिखे जाने वाले संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? तो क्षेत्रीय ज्ञान, क्षेत्रीय ज्ञान हमारा जो है उत्तर इसका सही होना चाहिए और शिरा। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 54। जब एक ही व्यंजन ध्वनि बार बार आती है तो उस व्यंजन को क्या कहते हैं? जब एक ही व्यंजन की ध्वनि दो बार आती है तो उसे कहेंगे द्वैत्व व्यंजन। द्वैत्व व्यंजन, द्वैत्व व्यंजन में एक ही व्यंजन की ध्वनि दो बार आएगी। जैसे कच्चा शब्द में कौन सा व्यंजन है? तो द्वैत्व व्यंजन है। किस तरह का व्यंजन है? द्वैत्व व्यंजन है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 56। बिल्ली कौन सा व्यंजन है? बिल्ली में दो जो व्यंजन है एक साथ आ रहे हैं, तो बिल्ली में कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? बी वाला। अगला है प्रश्न संख्या 57। नुक्ता का प्रयोग किस प्रकार के शब्दों में होता है? नुक्ता, तो नुक्ता जो लगता है वो हमारा किस में लगता है? उर्दू फारसी में लगता है, ध्यान रखना। उर्दू और फारसी के शब्दों में नुक्ता का प्रयोग होता है। आगे, नुक्ता किन वर्णों के नीचे लगाया जाता है? तो जो नुक्ता का जो ग्रुप है जिसके नीचे इन्हें लगाया जाता है वो है आपके ये वाले क, ख, ग, ज और फ। 5 हैं जिनके नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगती है। ठीक, अगला देखें। खत शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? तो खत शब्द में जो है वो किसका प्रयोग हुआ है? नुक्ता का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 60। कक्षा शब्द में कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो छ जो है वो संयुक्त व्यंजन है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके कितने नंबर आए हैं सबको मिलाकर वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।